वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को मैंने पिछले जनवरी में निवेदन किया था 2023 में ही कि अगर बजट में एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए प्रावधान किया जाए तो हम देश की जनता को ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं। और उन्होंने मेरी बात को मानते हुए इस वर्ष का जो हमारा 2023-24 का बजट है उसमें सिकल सेल एनीमिया और एनीमिया के लिए बजट में प्रावधान किया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। हम लोग हर साल मार्च महीने में एक अभियान चलाते हैं। फरवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर के मार्च के पहले सप्ताह तक लोगों को एनीमिया न हो उसके लिए जागरूक करते हैं। उसके लिए क्या खान पान उनको अपनाना है वैसा बताते रहते हैं। आप देखिए ये बहुत ही सरल सा हमारा प्रयास है कि हमारे घर में जो उपलब्ध खाद्य पदार्थ है उसको हम अगर नियमित खाएंगे तो हम बीमार ही नहीं होंगे, हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, हमारे शरीर में खून बढ़ेगा, हमारी हड्डियां मजबूत होगी। अगर आप हमारे बुजुर्गों को देखेंगे, हमारे दादा दादी नाना नानी को, तो वो ठंड में 3 महीने गुड़ का लड्डू खाते थे, गुड़ और ड्राई फ्रूट का। तो ये लड्डू खाने का क्या उनका उद्देश्य रहा होगा? अगर हम ड्राई फ्रूट का लड्डू खाएंगे, गुड़ का लड्डू खाएंगे तो हमारी हड्डी मजबूत रहेगी, हमारे हड्डी में बोन नरम होता है तो हमें अच्छा ब्लड बनेगा। तो ये जो चीजें हैं उसमें क्या है, भुना हुआ चना और गुड़, गर्म दूध में हल्दी, रोस्टेड सोयाबीन, पालक, पपीता, पिंड खजूर, सत्तू, बहुत ही आसानी से घरों में जो अवेलेबल है, गेहूं का दलिया, गुड़, आंवले का मुरब्बा, आंवला कैंडी, गाजर, चीकू, चुकंदर, सेब, अनार, किशमिश, खारक, मुनक्का, जो नॉनवेज लेते हैं उनके लिए अंडा या मछली। अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो दोस्तों आप काफी सारा बीमारियों से खुद ही बच सकते हैं। पैकेज जो है वो हमारी बहुत कॉमन कंप्लेंट्स है, हमारे शरीर में होने वाली सबसे कॉमन परेशानी है। 5 में से 4 लोग कमर दर्द या बैठक की परेशानी से पीड़ित होते हैं, ऐसा हमारे मेडिकल साइंस का मानना है। और वो जो होता है हमारे गलत बैठने के तरीके से या आगे झुक करके सामान उठाने के तरीके से हो जाता है। ये देखिए मैं की बात कर रहा था कि जिस तरीके से हमारा शरीर बना हुआ है, हमारा शरीर इस तरीके से हड्डी का ढांचा है जिसमें मांसपेशियां होती है और नर्व होता है। अगर देखें तो क्या है ये बैक इज द इनहेरेंट वीकनेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, therefore the skin, fascia, muscles and back are adapted to sustain pressure of the body weight। हमारा जो बैक का हिस्सा है उसमें हमारे शरीर का पूरा बॉडी का वेट होता है। जब हम बैठे होते हैं तो हमारे बैक पर पूरा बॉडी का वेट होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप लोगों को ये पता है कि डिस्क खिसक गया है। तो डिस्क होता क्या है, हमारा जो ये स्पाइन है, स्पाइन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। और ये डिस्क खिसक जाने से क्या होता है कि आपको दर्द होने लगता है, इसमें से नर्व जाती है और नर्व के ऊपर कंप्रेशन आता है जिसके कारण आपको दर्द होने लगता है। तो ये आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में बता रहा हूँ, वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास सर्वाइकल है, डॉर्सल है, लपर है, सैक्रल है, ऐसा 31 पेयर ऑफ डिस्क होता है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट आपका स्पाइन है, गर्दन से लेकर के पेल्विस तक। ये पेल्विस है और ये हमारा स्कल है, उसके ऊपर हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है। हमारे शरीर में जो भी पावर है, चाहे हाथ में हो, पैर में हो, वो सारा कुछ ब्रेन से आता है, वो स्पाइनल नर्व के थ्रू आता है जिससे हम हमारा कार्य कर पाते हैं। हमारे शरीर में आप देखेंगे तो 33 वर्टिब्रेस है जिसमें 7 सर्वाइकल है, 10 थोरैसिक है, 5 लंबर है और 5 सैक्रल है। उसके अलावा कॉक्सियल भी है। The intervertebral discs are responsible for the 1/4 length of the spinal cord. They may be regarded as a semi-elastic disc which lies within the rigid body of the adjacent vertebrae. Their physical characteristics permits them to serve the shock absorber when the load of vertebral column is suddenly as when is the jumping from the height. पिछला
आप देखिए ये करता क्या है, ये हमारा जो हड्डी है उसके बीच में डिस्क जो है वो हम जब कूदते हैं तो कूदने के बीच में आपस में वर्टिकली टकरा न जाए, उसके लिए ये इसको रोकने का काम करता है या उसको सपोर्ट करने का काम करता है, तो उसके कारण हम बच सकते हैं। जो लोग हैवी वेट को उठा लेते हैं, जिनको प्रैक्टिस नहीं है, अगर तुरंत वो उठा लेंगे तो ये डिस्क खिसक जाएगी, या फिर आपको जब गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, बैठ के बन के गिर जाते हैं, तो उससे भी परेशानी होती है। आगे मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से ये डिस्क हमारा सपोर्टिंग डिस्क के लिए काम करता है, जो हमारे स्पाइन है उसको सपोर्ट करने के लिए काम करता है। तो देखिए सर्वाइकल थोरैसिक लगभग अवस्था या तो लोगों को सर्वाइकल पे परेशानी होती है, या थोरैसिक पे होती है, या लंबर पे होती है, या सैक्रल पे होती है। आप लोग बोलचाल की भाषा में जानते हैं कि सर्वाइकल हो गया या लंबर हो गया। तो जैसे सर्वाइकल एरिया जब हम गर्दन झुका करके काम करते हैं तो इसमें दबाव आता है, और जब हम यहाँ बैठने का काम करते हैं तो लंबर से सैक्रल के बीच में दबाव। ये हमको क्या क्या कराने में हेल्प करते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लैटरल बेंडिंग और रोटेशन, ये इस तरीके का कार्य करने में हेल्प करते हैं। जो हम लोग वेट लिफ्ट करते हैं उसमें हेल्प करती है। In order to understand the importance of area, we can visualize ourselves standing or stand lying down या stand. If we stand, our feet sink in, and if we lie down, we hardly make a bend on the sand, although the body weight is same. If the body causes the different lies in the area throughout which the acts on sand, the area of the feet is much smaller than the back. Therefore, when we stand on the sand, the pressure force is much greater than when we lie down. जब हम बैठे रहते हैं और उसके अलावा जब हम काम करते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट पे अलग अलग तरीके से अलग अलग वेट आता है। Injury is that when the lift of heavy weight, the muscles of the back and intervertebral, the muscles of the abdominal wall and diaphragm undergo the contraction. जब हम कोई वजन उठाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम है और मसल उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके कारण परेशानी हो जाती है। Therefore, if the load is shared by a larger cylinder, the pressure on the disc is very much reduced, but we can understand that the effective sharing of load, abdominal and back muscles should be stopped. हमको क्या करना है, हमारे जो बैक मसल्स है और एब्डोमेन मसल्स को उसको स्ट्रांग बना करके रखना है। उसके लिए हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से आपको झुकना है, किस तरीके से खड़े होना है, किस तरीके से सामान उठाना है। मैं कहीं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारा काम आप बंद कर दीजिए, क्योंकि हम काम तो बंद नहीं कर सकते हैं। काम को कैसे करना है उसके तरीके पे बात करेंगे। ये जो परेशानी होती है उस तरीके से आप देखते हैं कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको बैके की परेशानी बहुत ही कॉमन हो जाती है, और कई बार तो उसके कारण हमारा दैनिक कार्य करना भी असंभव सा हो जाता है। Back pain is the most commonest musculoskeletal disorder. The pain affects the lower lumbar spine, lumbosacral area of the sacroiliac. It may radiate down to the leg and in the reticular sternum distribution. आप देखें जो बैक का दर्द होता है वो कई बार हमारे पैरों में भी आने लगता है। आप दर्द को जलन से भी जान सकते हैं। जलन जो है वो दर्द का प्रकार है, और जब कंप्रेशन बढ़ जाएगा तो शून्यपन होने लगेगा। कई लोगों को यहाँ से दर्द के साथ साथ पैरों में शून्यपन होने लगेगा। तो शून्यपन होने लगा, इसका मतलब जो कंप्रेशन है वो और ज्यादा होगा। कैसे हो सकता है, क्या क्या कारण है इसका? एक्यूट में है डेवलपमेंटल इफेक्ट, इंफ्लेमेटरी डिफेक्ट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मैकेनिकल ट्यूमर, मिसलेनियस, साइकोलॉजिकल कॉजेज, गायनेकोलॉजिकल कॉजेज एंड सर्जरी। कई बार हमको चोट लग जाती है, उसके कारण परेशानी हो सकती है। कई बार इंफ्लेमेटरी सूजन आ जाता है, उसके कारण परेशानी हो सकती है। कई बार आर्थराइटिस उसका कारण हो सकता है। कई बार आपको गाड़ी से गिर गए या फिर रोड पे
चोट लग गई उसके कारण हो सकता है, कई बार कुछ स्ट्रेस के कारण हो सकता है, महिलाओं में गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, उसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बाद या यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाने के कारण हो सकता है, या फिर किसी प्रकार का सर्जरी के दौरान क्या होता है, बैक में लोअर स्पाइन में इंजेक्शन लगाया जाता है एनेस्थेसिया के लिए, उसके कारण भी परेशानी हो सकती है। इस तरीके से आप देख रहे हैं ड्रामा, या तो इस तरीके का आपको हो सकता है जिसके कारण यहाँ पे ऐसा इंजरी हो जाएगी जो आपको लंबे समय बाद दर्द का रूप ले लेगी या फिर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का रूप ले लेगी। इस तरीके से मस्कुलर स्ट्रेन, जैसे मैंने बताया कि सामान उठाने के कारण हो जाता है, तो अगर ऐसा स्ट्रेन आया तो यहाँ भी इस तरीके का आपको चोट लग सकती है, जो हो सकता है कि उस समय परेशानी न हो, कई साल बाद ये परेशानी आपको हो सकती है। स्पाइन फ्रैक्चर हो सकता है, अगर आप ऊंचाई से गिरते हैं और स्पाइन के बल गिरते हैं तो इसका स्पाइन का फ्रैक्चर हो सकता है। डेवलपमेंटल एनोमली है, जो पैदाइशी बीमारी होती है, काइटोसिस करके बीमारी होती है, जिसमें हमारा जो रीढ़ की हड्डी का बनावट है वो चेंज हो जाता है, उसके कारण भी परेशानी होती है। दूसरी जो परेशानी है दैट इज लाडोसिस, लाडोसिस में भी बनावट में चेंजेस आ जाता है, उसके कारण परेशानी हो जाती है। और तीसरी परेशानी है, ये देखिए आप ऐसा स्पाइन होता है और ये स्कॉलियोसिस हो जाती है, उसमें भी बनावट में चेंजेस आ जाता है, उसके कारण परेशानी होती है। इन्फ्लेमेशन में इस तरीके से डिवाइड किया गया है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। डॉक्टर लोग बताते हैं कि आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है और इसका कोई उपचार ही नहीं है, ठीक नहीं हो सकता है। दूसरा है डिस्काइटिस, मतलब डिस्क में सूजन। तीसरा है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हमारे हड्डी का गल जाना। तीसरा है सैक्रोइलिटिस और केनोडाइटिस, आइटिस जहां पर भी लगा हुआ है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाना इज आर्थराइटिस। ये देखिए ऑस्टियोपोरोसिस का मैंने एक इमेज यहाँ पर डाला हुआ है, आप लोगों ने ऑस्टियोपोरोसिस का नाम सुना होगा। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, आप इसको देख करके ही अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है और लकड़ी खोखली हो जाती है, उसी तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस में हमारा हड्डी खोखली हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पे डिस्क है, इसमें सूजन आ जाता है, उसके कारण डिस्काइटिस हो जाता है। ये गोली इस पर हो जाता है, हमारे हड्डी में बढ़ जाता है, जिसको आप लोगों ने सुना होगा, एड़ी में दर्द होता है, बोले हड्डी बढ़ गया है, ऐसा घुटने में हड्डी बढ़ गया है उसके कारण दर्द होता है, या फिर उसके बीच का गैप कम हो जाता है, गैप कम होना, हड्डी बढ़ जाना, सूजन आ जाना, ये सारी परेशानियों से आप लोग कहीं न कहीं परिचित हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस क्या है, हमारा जहां से नर्व पास होती है, अगर उसकी जगह कम हो गई है तो उसको स्टेनोसिस बोलते हैं, उसके कारण भी परेशानी हो सकती है। मैकेनिकल क्या है, अगर आपको कोई स्ट्रेन आ गया या स्प्रेन आ गया, कोई बैक में सिंड्रोम डेवलप हो गया, माइलोपैथी हो गया, हर्निएटेड डिस्क हो गया, या फिर डिजनरेटिव डिसीज, किसी भी कारण से अगर मैकेनिकल प्रॉब्लम के कारण हुआ तो ये आपका पोस्चर को डिस्टर्ब कर देता है। दूसरा जो तरीका है, पेट जिसका बढ़ गया, ओबेसिटी के कारण भी स्पाइन का कर्वेचर बदल जाता है। प्रेगनेंसी के समय भी एक्यूट थोड़े समय के लिए पेट बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी स्पाइन में प्रॉब्लम आता है। ये हर्निएटेड डिस्क का एग्जाम्पल है, जिसके कारण हमको बैक में दर्द होता है, उसके कारण नंबनेस या टिंगलिंग फीलिंग होता है, जो हमको शून्यपन महसूस होता है हमारे पैरों में। साइकोलॉजी, कई सारी महिलाओं को क्या होता है, या पुरुष को भी हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, रीइंफोर्समेंट, स्ट्रेस, एंगर और फियर। जब हम लंबे समय से हमारे एंगर को दबाते रहेंगे, हमारे गुस्से को दबाएंगे, तो कहीं न कहीं हमारे शरीर पे असर डालेगा और उसके कारण भी हमको बैक पेन हो सकता है। गायनेकोलॉजिकल पे मैं बात कर रहा था, जिनको यूट्रस में फाइब्राइड डेवलप हो जाता है, या फिर मेनोरेजिया हो जाता है, डिस्मेनोरेजिया हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या फिर फाइब्राइड के कारण उनको परेशानी हो जाती है, या फिर बार बार उनको PID हो जाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो जाती है, या फिर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो जाता है, रेक्टोवर्टेड यूट्रस हो जाता है, एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है, ल्यूकोरिया हो जाती है, या फिर सेक्सुअल एक्सेस। ये जो परेशानी है, ये भी आपको बैक का परेशानी का कारण बन सकता है।
देन सर्जिकल काम, जिसकी मैं बात कर रहा था, सर्जिकल ट्रॉमा या फिर सर्जिकल ऑपरेशन या फिर हमारा जो एनेस्थीसिया के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। बच्चों में भी ये परेशानी हो सकती है, मैलिग्नेंसी का कारण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, साइकोजेनिक हो सकता है, एब्डोमिनल वर्टिब्रल कॉलम के कारण हो सकता है। फिर एडोलसेंस में होता है, दैट इज एंकोलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस और ऑस्टियोकोंड्राइटिस। देन यंग लोगों में हो सकता है प्रोलैप्स्ड इनर वर्टिब्रल डिस्क, लिगामेंटल इंजरी, सेक्सुअल एक्सटेंट और पोस्चरल डिस्कम्फर्ट। सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है दैट इज द पोस्चरल डिस्कम्फर्ट। उसके अलावा प्रोलैप्स के कारण हो सकता है, लिगामेंटल इंजरी हो सकती है, सेक्सुअल एक्सटेंट हो सकता है, पोस्चरल डिस्कम्फर्ट मिडिल एज में हो सकती है, डिजेनरेटिव डिसीज और स्पॉन्डिलाइटिस। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसमें ऑस्टियोपोरोसिस, मैलिग्नेंसिस और पैगेट डिसीज के कारण। क्या क्या होगा आपको अगर ऐसी परेशानी हुई तो सीवियर बैकेट होगा, स्वेलिंग आएगी, देन लोकल इन्फ्लामेशन, वहाँ पे लोकल भी सूजन आ सकती है, कोल्डनेस रहेगा, नमनेस रहेगा, रेडनेस, टेंडरनेस, स्टिफनेस, एनीमिया, फीवर और वीकनेस। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत कॉमन सा ये प्रचलन में है, जब हम शाम को घर जाते हैं, थकान लगता है या बुखार जैसा लगता है तो कोई भी एक गोली खा लेते हैं दर्द की, तो धीरे धीरे हमारी आदत में डेवलप हो जाता है। वैसा नहीं करना है, उसके बचाव का मैं तरीका आज आपके लिए लेके आया। इन्वेस्टिगेशन में आप जा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, कलर डॉपलर, बोन स्कैन और ईएमजी। ईएमजी कराने से आपको नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है, पता चल जाता है कि कहाँ तक नर्व काम कर रही है और उसके बाद नहीं काम कर रही है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप सीबीसी और डीएलसी करा सकते हैं, आरएफ फैक्टर करा सकते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करा सकते हैं, यूरिक एसिड करा सकते हैं और ब्लड शुगर भी इसको कभी कभी अल्टर करता है। इस तरीके से एक्सरे में बदलाव आता है। ये यहाँ पे देख रहा है दबाव, ये एमआरआई है और ये एक्सरे, इसी का एक्सरे और ये एमआरआई, ये नॉर्मल है और ये आपको यहाँ पे ये डिस्क में गैप दिख रहा है। ये जो है ये नॉर्मल स्पाइन है, ये यहाँ पे कंप्रेशन है। इस तरीके से आप जान सकते हैं डिफरेंस। ये देखिए, ये सर्विकल पे यहाँ पे दबाव आ रहा है और ये लंबर पे दबाव है। होम्योपैथिक रेमेडी से हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हमारा होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करता है, चाहे स्पाइन की कोई सी भी परेशानी हो। अगर कोई भी चोट लगने के कारण आपको परेशानी हुई है तो बहुत ही मोस्ट कॉमनेस्ट दवाई है जिसको आप घर में रख सकते हैं, दैट इज आर्निका। बहुत लोग आर्निका होम्योपैथिक दवाई से फेमिलियर भी होंगे। वो आपको डिस्क पेन से बचा सकती है या फिर इंजरी के कारण अगर परेशानी हुई है तो उससे भी बचा सकती है। नेक्स्ट दवाई है रूटा। रूटा बहुत अच्छी दवाई है। रूटा फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। जिन लोगों का शोल्डर नहीं उठता है उनको रूटा पीने से काफी अच्छा आराम मिल जाता है। नेक्स्ट दवाई है एस्कुलस हीप। जिनको पाइल्स होने के कारण पेट में परेशानी होती है उसके लिए दवाई है एस्कुलस हीप। नेक्स्ट है स्टेफिसिक्रिया। अगर सप्रेस्ड एंगर है या फिर ऑपरेशन के बाद परेशानी हुई है तो उसके लिए स्टेफिसिक्रिया इज द मेडिसिन। नेक्स्ट है काली कार्बोनिकम। काली कार्बोनिकम बैकेट के लिए बहुत अच्छी दवाई है। अगर आप जल्दी जल्दी थक जाते हैं उसके बाद परेशानी होती है या फिर प्रेगनेंसी या मिसकैरेज के कारण परेशानी होती है तो मेडिसिन इज कालिका। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम हमारे बैक की काफी अच्छी दवाई है। कई बार लोग पथरी के लिए भी उसको यूज करते हैं। पथरी के कारण भी कमर दर्द होता है, उसके कारण भी अगर परेशानी हो रही है तो लाइकोपोडियम इज द मेडिसिन। और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, एलोविना है, एसिड फ्लो है, एसिड फ्लास है, ब्राइडिया अल्फा है, कैलकेरिया कार्ब है। हाइपेरिकम इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर नर्व पेन। नर्व पेन जिनको होता है उसके लिए हाइपेरिकम है। रेस्टॉक्स से भी आप लोग काफी फेमिलियर होंगे। ये होम्योपैथिक दवाइयों का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है हमारे शरीर पर, तो उसको आप ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है यौगिक मैनेजमेंट। आप लोग देख रहे हैं कि 21 जून को हर साल योग दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। उसका इम्पोर्टेंस क्या है?
मैं इम्पोर्टेंस पे बात करने आया हूँ कि हम लोग जो काम करते हैं उसके कारण जो परेशानी होती है, तो हम छोटे छोटे योग करके कैसे उससे बच सकते हैं। पहले के लोग क्या सोचते थे कि योग जो है वो ऋषि मुनियों का है, बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आजकल हमारा जो डेली रूटीन हो गया है, कैसे हम करते हैं, दिन भर हम मोबाइल चलाते रहते हैं, तो हमारे सर्वाइकल पे कंप्रेशन आता है। कोई भी एक साथी आ जाए तो मैं उसको एक बार करा के दिखा देता हूँ टेबल पे, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। मैं 3 परेशानी के लिए 3 मात्र आसन बता रहा हूँ, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं और दर्द से आप छुटकारा पा सकते हैं। ठीक, ये थोड़ा हटा देंगे। आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज बता रहे ना, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है आपका, और दर्द से कैसे राहत पा सकते हैं उसका तरीका मैं समझा रहा हूँ। आप जो दिन भर काम करते हैं उसकी दिन भर की थकान और दर्द दोनों इससे मिट जाएंगे। आप करके देखिए, नहीं मिटेगा तो मुझे फोन जरूर करिएगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, अगर आप एक घर में अपने घर में जाके महिलाओं को बता देंगे तो उनका आधे से ज्यादा ट्रीटमेंट का खर्चा बच जाएगा, और दिन भर जो गुस्सा करती रहती है ना, चिड़चिड़ करती रहती है, वो भी इससे दूर हो जाएगा। हाँ, इस तरीके से सबसे पहले आप आराम मुद्रा में लेट जाए। आप जब भी उठने का प्रयास करते हैं तो करवट लेकर के उठने की आदत डाल लीजिए, तो उससे भी आप कमर दर्द से बच सकते हैं। हम लोग सीधे उठते हैं, सीधे सामान उठाते हैं, तो उससे हमारी परेशानी होती है। सबसे पहले मैं सर्वाइकल के लिए आपको बता रहा हूँ। सर्वाइकल के लिए जो आसन है दैट इज भुजंग आसन। बहुत ही सरल सा आसन है, नाम से सभी लोग परिचित होंगे। कैसे करना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। आप पेट के बल लेट जाएंगे, बहुत ही आसान सा है। भुजंग आसन में केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब आप भुजंग आसन करने जाएंगे तो आपका पेट खाली होना चाहिए, क्योंकि पेट दबता है, तो इसलिए पेट खाली होना चाहिए। आप आराम से लीजिए, पहले एकदम पूरा प्रोसीजर सीधे आप आराम से ले जाइए, हाथ साइड में रख लीजिए। हाँ, इस तरीके से आप आराम से लेट जाएंगे। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, आप हाथ को मोड़ करके आपके कंधे के साइड में लेकर के जाएंगे। दोनों हाथ आपके कंधे के साइड में रहेगा, साइड। इस तरीके से दोनों हाथ आपके कंधे के साइड में रहेगा। सबसे पहले आप माथा, सिर को उठाएंगे, धीरे धीरे सिर को उठाएंगे, धीरे धीरे। आसन बहुत ही आराम से किया जाता है। आसन का दूसरा नाम है सुख आसन। फिर गर्दन को उठाएंगे, फिर छाती को उठाएंगे, और फिर जितना पेट उठ सकेगा उतना जाएंगे। ऊपर देखने का प्रयास करेंगे। यस, वेरी गुड। और ऊपर देख सकेंगे, वेरी गुड। इस तरीके से आप थोड़ी देर रखेंगे तो आपके गर्दन पे जो दिन भर का दबाव आता है वो कम हो जाएगा। वापस नीचे जाएंगे तो सबसे पहले पेट जाएगा, फिर छाती जाएगा, फिर माथा जाएगा, फिर सिर जाएगा। फिर से एक बार करेंगे, सबसे पहले आपका माथा, सिर उठेगा, वेरी गुड, फिर गर्दन, फिर छाती, फिर पेट। इस तरीके से आप आगे ऊपर देखेंगे। यस, गर्दन नीचे नहीं करना है। इस तरीके से आपका ये, इस तरीके से आप सामान्य स्थिति में आ जाइए। इस तरीके से आप सर्वाइकल की जो परेशानी है उससे बच सकते हैं। ये केवल सर्वाइकल के लिए ही लाभदायक नहीं है, पेट भी कम करा देगा और आपके फेफड़े में ऑक्सीजन बढ़ा देगा। जब हम ऐसे छाती को ऐसे चौड़ा करेंगे तो ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाएगा। करवट लेकर के सीधी लेकर। दूसरी परेशानी की मैं बात कर रहा था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस ये कमर दर्द की परेशानी सबको बहुत ज्यादा है। सर्वाइकल से भी ज्यादा लोग मेरे पास कमर दर्द की शिकायत लेकर के आते हैं। और कमर दर्द के कारण जो परेशानी होती है, हमारे पैरों में शून्यपन आने लगता है। इसका आसन बहुत ही आसान है। दिस इज द सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन कैसे करें?
इस तरीके से आप लेट जाएंगे। उसके बाद कमर का पोर्शन उठाना है और उठाइए और दिस इज द सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन मतलब ब्रिज जैसा। ओवर ब्रिज अभी दौर में बहुत सारा बन रहा है ना, तो ये आपका ओवर ब्रिज है। इससे आपके कमर के दर्द पे जो दबाव आ रहा था, हमने दबाव के सारे कारण अभी देखा जहाँ पे नसें दब रही थी, तो ये दबाव आपका कम हो जाएगा। बिना किसी दर्द निवारक दवाई के आपका ये दबाव कम हो सकता है। आप इसको एक दिन में 4 बार कर सकते हैं और एक बार में 15 से 20 बार करना है आपको। पहला वाला भुजंग आसन केवल खाली पेट ही कर सकते हैं, सुबह शाम एक बार में 15 से 20 बार। ये भी 15 से 20 बार, ये आप दिन में 4 बार कर सकते हैं। अगर आपको बैठने का 4 घंटे 6 घंटे का काम है तो बीच में भी टाइम मिले तो आप जिनको दर्द है वो सेतु बंद आसन कर सकते हैं, और जिनको दर्द नहीं है वो सुबह शाम 2 बार भी करेंगे तो उनको आगे कभी परेशानी नहीं होगी। दूसरी जो सबसे परेशानी है पुलिस वालों की, दैट इज वेरिकोज वेन। देखिए एक वेरिकोज वेन की समस्या बहुत ज्यादा है, खास करके महिलाओं को या ट्रैफिक पुलिस वालों को। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, इसलिए मुझे पता है। उसके लिए क्या करना है, बहुत आसान सा है। नेक्स्ट, ये सर्वांग आसन है, ये पूर्ण सर्वांग आसन है और ये अर्ध सर्वांग आसन है। अगर आप पूरा कर सकते हैं, जिनको प्रैक्टिस है वही करेगा, नहीं तो आपको सर्वाइकल पे कंप्रेशन आ जाएगा। तो मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि आप अर्ध सर्वांग आसन करिए। अर्ध सर्वांग आसन बहुत ईजी है। आप इस तरीके से 90 के एंगल में आपको पैर को सीधा रखना है। तो मैं शरीर को ढीला छोड़ूंगा, आप शरीर को ढीला छोड़िए, एकदम सीधा छोड़िए। इस तरीके से आपको 90 के एंगल पे पैर को ले जाना है। इनसे हो नहीं पा रहा है। आप देखिए हमारी जो शरीर है उसमें रिजिडिटी आ जाता है, जिसको स्टिफनेस बोलते हैं। तो अगर आप इस तरीके का सेवन करेंगे तो शरीर से रिजिडिटी करवट लेकर रिजिडिटी को भी हम दूर कर सकते हैं, स्टिफनेस को भी दूर कर सकते हैं। ये तीनों आसन आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको न तो किसी ट्रेनर की जरूरत है या किसी प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत आसान है, बस करना कैसे है, धीरे धीरे, झटका नहीं देना है। अगर झटका देंगे तो उससे परेशानी बढ़ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। कैसे बचाना है खुद को, सबसे ज्यादा जरूरी है ये। वो तो जो मैं बता रहा था वो आपको परेशानी होगी तो कैसे करके आप बच सकते हैं। थोड़ा सा आप रिलैक्स के लिए प्राणायाम करिए, योग करिए, और क्या करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेचिंग करिए। स्मोकिंग अगर करते हैं तो वो मत करिए, वेट लॉस करिए। करेक्ट पोस्चर सबसे ज्यादा जरूरी है। करेक्ट पोस्चर, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से 98% लोग गलत पोस्चर में बैठे हैं। करेक्ट पोस्चर क्या है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। जब भी आप खड़े होंगे तो एकदम सीधे खड़े होंगे, इस तरीके से नहीं खड़े होंगे। हम जब भी खड़े होते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं। तो जितना झुकते जाएंगे हमारा स्पाइन वैसा चेंज होता जाएगा। जब भी हम बैठेंगे सोफे पे तो इस तरीके से स्ट्रेट बैठेंगे, ऐसा नहीं बैठेंगे। ऐसा बैठेंगे तो आपको सर्वाइकल और लंबर दोनों परेशानी हो जाएगी। घर में भी बच्चे ऐसा इस तरीके से सोफे पे बैठ करके टीवी देखते रहते हैं, उनको आप समझाइए कि ये तरीका ठीक नहीं है। उनको जब परेशानी होगी तो 15 साल 18 साल बाद होगी, तब आप उसका करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेली करेक्शन के लिए ध्यान दीजिए। जब भी हम अपना काम करें कंप्यूटर पर तो इस तरीके से अपना टेबल जमा होना चाहिए कि सीधे सीधे काम करेंगे। इस तरीके से झुक करके काम नहीं करें। झुक करके काम करने से सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लगेगी। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं, इस तरीके से आगे की ओर झुक जाते हैं। तो बेहतर तरीका है जहाँ सीट के पीछे एक पतली सी गद्दी रखिए या फिर तकिया जैसा रखिए, उससे आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा तो आप आराम से ड्राइविंग करेंगे। और उसका जो झटका लगता है ड्राइविंग के समय, हमारे इंदौर में बहुत गड्ढे हुआ करते थे, अभी नहीं है, तो उससे बच सकते हैं आप। सोने का तरीका तो आपको फिर सोने के बाद पता नहीं चलता है। तो काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि सर तकिया कैसा लगाना चाहिए, पैर के नीचे तकिया लगा लो, सो गए तो कुछ भी नहीं पता चलता। सबसे ज्यादा जरूरी है ये सामान उठाना। खास करके घर की महिलाएं वो तुरंत झटके से सामान उठा देंगे। जैसे ही झटके से आपने सामान उठाया तो यहाँ पे बैठकर
कंप्रेशन आ जाएगा। तो उसका सही तरीका बताया हुआ है। सबसे पहले आप घुटनों के बल झुकिए, फिर धीरे धीरे ऐसा सामान उठाइए, सीधे आपको झुक करके सामान नहीं उठाना। ये दिस इज द राइट वे, ये गलत तरीका है। तो इससे आप आराम से बच सकते हैं। धीरे धीरे सामान उठाना है और धीरे धीरे रखना है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनके लंबर में या सर्वाइकल में प्रॉब्लम रहता है। ठीक होने वाले पेशेंट ऐसा इस तरीके से हमारा वगैरह लेकर के आते हैं। जब कहीं से भी लोग ठीक नहीं होते हैं तब आखिरी उपाय उनके लिए होम्योपैथी समझ में आता है। और ये पता किया मैंने सारा मेडिसिन बता दिया। ये मेडिसिन का और डिटेल है जो मेडिकल साइंस के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। हम ऐसा कुछ मैगजीन निकालते हैं, हम ऐसा कोशिश करते हैं लोगों को कि इन तरीकों से कैसे बचाया जा सके। अभी आप लोगों ने कोविड के बाद एवियन सुना होगा और वस्कुलर नेक्रोसिस, वो भी हमारे हिप जॉइंट की परेशानी है। तो उसको भी आप बचा सकते हैं अगर अपनी हड्डियां मजबूत है। ये देखिए सेतुबंध आसन बहुत ही सरल सा आसन है। इसको करने से आपका कमर दर्द का परेशानी ठीक हो सकती है। थैंक यू, आप लोगों ने इतना अच्छे से सुना। अगर ये तीनों आसन नहीं, एक आसन भी उसमें से करेंगे तो मुझे लगता है आज का जो ये लेक्चर है उसकी उपयोगिता सिद्ध हो जाएगी। थैंक यू टू ऑल। किसी को भी कोई भी बीमारी से रिलेटेड या कोई भी प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि इसी से रिलेटेड हो, आपकी दूसरी भी जो हेल्थ समस्या है उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। उनको माइक दे दीजिए और कोई यदि किसी बीमारी से ग्रसित है या उपचार के संबंध में परिवार में कोई ग्रसित है और वो जानना समझना चाहते हैं तो कृपया इस अवसर का लाभ उठाएं। बहुत ही उम्दा आपको एक परामर्श प्राप्त होगा। रोहित जी को फ्रोजन शोल्डर की बात कर रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर के लिए मैंने एक रुका करके दवाई बताया था। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो आपको भुजंगासन नहीं करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि हम जब आसन करने जाएंगे और वो आसन अगर परेशानी बढ़ा देगा, क्योंकि आप ऐसे करेंगे इससे हमारे इस पर दबाव आएगा, तो जब दबाव आएगा उस समय तो वो आसन नहीं करना है। तो बेहतर होगा आप मेडिसिन बड़े लीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसे झटके से कोई भी काम करेंगे, क्या होता है कि जैसे पैरों में दर्द होता है तो लोग बोलते हैं कि आप 3 किलोमीटर पैदल जाइए और आइए, और 3 किलोमीटर पैदल जाता है, फिर थोड़ी देर बाद उससे चला ही नहीं जाता है। वेरिकोज वेन आया तो नीचे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है कि इस प्रकार की बीमारी के लिए क्या आसन करना है। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए बेहतर है कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें। थोड़े दिन का होम्योपैथी ट्रीटमेंट रहेगा, उससे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आप डॉक्टर विवेक जी से बात कर लीजिए, सब सहयोग करें। नमस्कार, मेरी लेफ्ट साइड की एड़ी में दर्द होता है। एड़ी में अभी मैं इस पर बता रहा था, उस समय मैंने एड़ी के दर्द की जिक्र किया था। आप एक बार एक्सरे करा लीजिए, एक्सरे में पता चल जाएगा कि हड्डी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। अगर हड्डी बढ़ी है तो उसके लिए मैं बहुत सिंपल सा तरीका आपको बता दे रहा हूँ। जो कच्ची ईंट होती है, जो पकी हुई नहीं रहती, जहाँ ईंट बनता है, एक कच्ची ईंट ले लीजिए, उसको गैस पर गर्म करके उससे इसकी सकाई करना है। या तो ये कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका है, 2 बाल्टी ले लीजिए, एक बाल्टी में गर्म पानी, एक बाल्टी में ठंडे पानी, उसमें थोड़ी थोड़ी देर से पैर को रखना है, उससे आपका दर्द ठीक हो सकता है। लेकिन सबसे पहले एक्सरे करा के देखना है कि जो एड़ी का दर्द हो रहा है वो गठिया के कारण हो रहा है या हड्डी बढ़ने के कारण हो रहा है। अगर हड्डी बढ़ा है तो हड्डी जितना बढ़ गया वो मांसपेशियों में चुभता है, तो उसके लिए आपको पानी या ईंट का सेक करना पड़ेगा। ये जो है चैलेंजियन है, ये होम्योपैथी से बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये हड्डी बढ़ जाती है, कई लोग ऑपरेशन का सलाह देते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। 2-3 महीने में पूरी तरह से सही हो जाएगी 100%। होम्योपैथिक दवाई देना है आपको, बस होम्योपैथिक दवाई लेंगे थोड़ी देर ठीक हो जाए, मैं करा दूंगा, आपको चिंता नहीं करना, 100% ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ पे रिस्ट पे हड्डी बढ़ जाती है, बहुत ही कॉमन सी परेशानी है। कई बार लोग मेरे पास उसके लिए
ऑपरेशन करा करके आते हैं। कई बार पार के लिए लोग ऑपरेशन करा करके आते हैं। आप लोग देखते होंगे ना, पैरों में कान बन जाते हैं या फिर वाट्स हो जाते हैं, जिसके लिए लोग लेजर ऑपरेशन करा के आते हैं। इन सब के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, होम्योपैथी से आसानी से ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब नमस्कार जी, रामेश्वर पांचाल सर, जिसको डिस्क प्रॉब्लम रहता है L5 L6 होता है, वो जो इंजेक्शन लगता है वो कितने समय तक काम करता है और इंजेक्शन लगाना चाहिए उस इंजेक्शन इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो आपके दर्द को थोड़े समय के लिए दबा देता है, 2 से 3 महीने तक दबा के रखेगा। बेहतर है कि आप सेतु बंधासन करिए, दिन में 4 बार, एक बार में 15 बार, 50-60 बार आप रोज का सेतु बंधासन करेंगे, आपके डिस्क का जो दबाव है वो खत्म हो जाएगा। किसी भी इंजेक्शन का आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सर डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं कि योगा में तो हर तरफ मुड़िए, हर तरफ एक्सरसाइज करिए, परंतु डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं आगे की ओर ना क्या नाम है आपका? अभी ये रोहित जी आए थे शोल्डर के लिए, मैंने उनको मना करा कि भुजंगासन नहीं करना है। जी जो कॉमन मैन है उसको ये पता नहीं होता है कि क्या बीमारी है, वो सभी चीजों के लिए बताता है। हमारे शहर में ही आप देखेंगे तो पूरे शहर में हर गार्डन में योग होता है। तो कई लोग मेरे पास आते हैं कि हम योग करने गए तो हमारी बीमारी बढ़ गई। तो इसलिए आपने को यह समझना जरूरी है कि किस तरह का बीमारी है, उसके लिए क्या थेरापेटिक योग है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो थेरापेटिक योग है, कॉमन योग नहीं बता रहा हूँ आपको। आपको अगर नंबर की परेशानी है तो आगे नहीं झुकना है, आगे झुकने वाले आप आसन करेंगे या फिर सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। आपको केवल कमर उठाने वाला आसन करना है, आगे झुकना, सामान उठाना बिल्कुल मना है। अगर आप परहेज नहीं करेंगे, आग में उंगली डालेंगे तो उंगली पे जलेगी, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसकी मजबूरी है, वो तो दवाई लगाएगा ही ना आपको। फिर दवाई लगवा करके इंजेक्शन लगाएंगे, फिर आपने आग में उंगली डाल दिया। तो सबसे पहले जरूरी है आग में उंगली नहीं डालना।